हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 22 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? ऑप्शन फर्स्ट है संवेगात्मक क्षेत्र, सेकंड है संज्ञानात्मक क्षेत्र, थर्ड है सामाजिक क्षेत्र और फोर्थ है शारीरिक क्षेत्र। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान आदि को हम लोग संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट है विकास एक आयामी है, सेकंड है विकास की दिशा शीर्षगामी है, थर्ड है विकास की दिशा अधोगामी है और फोर्थ है विकास का क्रम अनिश्चित है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, विकास की दिशा अधोगामी है, यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है। यहाँ पर बात की जा रही है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और स्थूल गत्यात्मक कौशल की, क्योंकि जो गिलास पकड़ना, बोतल पकड़ना है, यह स्थूल कौशल के अंतर्गत आता है और कलम पकड़ने को या फिर बटन बंद करने को हम क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म कौशल कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? ऑप्शन फर्स्ट है आनुवांशिकता, सेकंड है केवल वातावरण का, थर्ड है विद्यालय और शिक्षा का, फोर्थ है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, विकास जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है परिवार, सेकंड है अड़ोस पड़ोस, थर्ड है समकक्षी और फोर्थ है सरकार। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, सरकार इसका सही आंसर होगा। वहीं अगर आपके पर यहाँ पर लिखा गया होता कि प्राथमिक कारक कौन सा है, तो फिर हमारा आंसर क्या होता? ऑप्शन फर्स्ट, परिवार को हम प्राथमिक कारक के अंतर्गत रखते। अगला प्रश्न है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है नैतिक विकास, सेकंड है सामाजिक विकास, थर्ड है मनोवैज्ञानिक विकास और फोर्थ है व्यक्तिगत विकास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है। ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है संवेदी चालक अवस्था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है उसमें वर्गीकरण की क्षमता आ जाती है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आत्मसातीकरण, सेकंड है समायोजन, थर्ड है केंद्रीयता और फोर्थ है संरक्षणता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, इसे हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं। वहीं समायोजन तब होता है जब हम अपने स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि ये तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मनोगतिशील, सेकंड है मनोलैंगिक, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक और फोर्थ है व्यवहारात्मक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, सेकंड है अंतर पक्षता का प्रदर्शन, थर्ड है पाठ और फोर्थ है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। तो देखिए, इसमें अध्यापिका क्या कर रही है? उसकी सहायता कर रही है, यानी यह किसका उदाहरण है? पाठ यानी स्कैफ फोल्डिंग का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में
ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। सेकंड है योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। थर्ड है विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और फोर्थ है अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। तो देखिए प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, विद्यार्थी जो है वो अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोभावों, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ऑप्शन फर्स्ट है अंतःवैयक्तिक, सेकंड है अंतरावैयक्तिक, थर्ड है स्थानिक और फोर्थ है तार्किक गणितीय। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड अंतरावैयक्तिक बुद्धि से हम कहते हैं। और जब इंसान अगर खुद की क्षमता को खुद को समझने का प्रयास करे तो वो हमारा अंतःवैयक्तिक होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 यह प्रस्ताव रखती है कि ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। थर्ड है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। और फोर्थ है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर स्थायित्व, सेकंड है जेंडर पहचान, थर्ड है जेंडर समानता और फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिता। तो यह क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि लड़के अच्छा गाना नहीं गा सकते, संगीत प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते और फिर लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेल सकती, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, सेकंड है शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, थर्ड है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, फोर्थ है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों का समय समय पर परीक्षण नहीं करना है बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ ही हमें आकलन करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, यही होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, सेकंड है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, फोर्थ है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, रटने को या फिर केवल विषय वस्तु को पढ़ने को हम वरीयता नहीं देते या फिर केवल संज्ञानात्मक आयाम का हमें परीक्षा के माध्यम से जांच नहीं करना होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सेकंड है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, थर्ड है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम और फोर्थ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है, सेकंड है शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है, थर्ड है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है, फोर्थ है शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, पूर्वाग्रह रखना या केवल एक ही तरह का भाषा प्रयोग करना, समावेशन की भावना इसमें कहीं से दिख नहीं रही है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सेकंड है सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, थर्ड है त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, ये तीनों ही प्रतिभाशाली छात्रों की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना। सेकंड है 3 आयामी नक्शे और चार्ट। और ऑप्शन थर्ड है ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है। और फोर्थ है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो देखिए, जब 3D नक्शा या चार्ट हमारे सामने होगा, मतलब जिसके सामने, जिसे भी दृष्टिबाधिता है, जिसे दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, तो उसके लिए यह लाभकारी है। साथ ही अगर हम लोग जोर से बोल के ऐसे पढ़ेंगे तो भी वो सुन सकता है। ऑप्शन थर्ड भी सही है, ऐसी किताबें जिनको टच करके महसूस किया जा सकता है, उसके माध्यम से भी बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण अगर हम लोग देंगे, कंप्यूटर का उसमें उपयोग ज्यादा करेंगे, तो बच्चा तो देख सकता नहीं है, तो फिर उसके लिए लाभदायक कहां से होगा? इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क है सभी बच्चों के में सीखने की क्षमता होती है। सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, यहाँ पर जो अभिकथन और तर्क है, यह दोनों ही सही है, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए विविध अलग अलग मौके देने चाहिए। साथ ही सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। दोनों ही बात सही है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है योग्यता की कमी, सेकंड है तैयारी की कमी, थर्ड है त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और फोर्थ है बुरी किस्मत। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है नियंत्रण में बाह्य आधिकारिता, यानी जो उससे संबंधित ना हो। तो इसमें कौन सा उससे संबंधित नहीं है? वो है हमारा बुरी किस्मत। बुरी किस्मत को वो जिम्मेदार मानेगी। ये नहीं है कि वो योग्यता में कमी हो सकती है, तैयारी में कमी रह गई थी, ऐसा कोई भी बहाना नहीं बना सकते हैं। इसलिए बुरी किस्मत को वो जिम्मेदार मानते हैं, जो कि बाह्य आधिकारिता में विश्वास रखते हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, सेकंड है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, थर्ड है एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, फोर्थ है आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, इसका सही आंसर होगा। हमें केवल एक ही क्षमता, एक समान क्षमता वाले बच्चों का एक समूह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि समूह में भिन्न भिन्न क्षमता वाले बच्चों को रखना होता है। यहाँ पर जोखिम लेने का अर्थ है कोई भी नया कार्य करना, जिसमें कि थोड़ा बच्चे रोचक तरीके से सीखे, उसको कुछ ऐसा कार्य है जो कि बच्चे पहले नहीं किए, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें विद्यार्थियों की सहायता करना है। यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है कि जोखिम का अर्थ और क्या हो सकता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की जा रही है। ऑप्शन फर्स्ट है ढालना, सेकंड है क्रमबद्धता, थर्ड है सामाजिक पृथकीकरण और फोर्थ है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो सहगामी अधिगम युक्ति में क्या है कि पारस्परिक रूप से जब हम लोग बातचीत करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो यही होता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहारवाद, सेकेंड है रचनावाद, थर्ड है स्पष्ट अनुदेशन और फोर्थ है सक्रिय अनुकूलन। तो इसमें केवल अनुदेशन ही नहीं हो रहा है, बल्कि बच्चे खुद भी सक्रिय हैं। तो हम इसे सक्रिय अनुकूलन भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी का नकल नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। रचनावाद इस बात पर विश्वास करता है कि बच्चे खुद सक्रिय होकर ज्ञान की रचना कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। वही व्यवहारवाद जो है वो अनुकरण पर फोकस करता। अगर अनुकरण की बात की गई होती तो हमारा आंसर जो होता वो व्यवहारवाद होता। अगला प्रश्न है, कथन ए शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प चुनें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। संज्ञान में, हमारे संज्ञानात्मक विकास में संवेग का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है और साथ ही हमें हमारा सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसलिए दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं।
अगला प्रश्न है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। सेकंड है शैक्षणिक शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। थर्ड है शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। फोर्थ है शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। जो त्रुटियां होती हैं बच्चों की, यह शिक्षक के साथ साथ इससे शिक्षक की भी दक्षता का पता चलता है, साथ ही विद्यार्थी यानी छात्र कैसे सीखते हैं इसका भी पता चलता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। केवल शिक्षक या फिर केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट है परासंज्ञान, जिसे मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं। ऑप्शन सेकंड है विश्लेषण। थर्ड है मनन। तो इसमें समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यह तीनों ही जरूरी है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। सेकंड है इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनके माता पिता को दें। थर्ड है पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। फोर्थ है मान ले कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। हमें विद्यार्थियों को दंडित नहीं करना है बल्कि इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हम जो विषय वस्तु उसे पढ़ा रहे हैं, साथ ही जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो अगर उसमें कोई कमी है तभी बच्चे उकताहट महसूस कर रहे हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। ऑप्शन सेकंड है मैं देखती हूं कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। थर्ड है इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। फोर्थ है वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि बात की जा रही है आंतरिक रूप से प्रेरित होने की, और बाकी में क्या है कि इसमें प्रलोभन दिखाया जा रहा है या बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत है। जब हम किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए हम अगर कोई कार्य करते हैं, तो जबकि आंतरिक प्रेरणा रुचि के लिए देखते हैं अगर हम किसी चीज को, तो ये हमारा आंतरिक रूप से जो इंटरनल मोटिवेशन इसे हम कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, सीखने की गति डैश है। ऑप्शन फर्स्ट है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। सेकंड है पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। थर्ड है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। और फोर्थ है व्यक्तिगत और पर्यावरणिक कारक दोनों से स्वतंत्र। तो जो सीखने की गति है वो व्यक्तिगत और साथ साथ पर्यावरणीय कारकों के प्रति उत्तरदायी होता है इसके लिए, क्योंकि अगर बच्चे को अच्छा माहौल मिल रहा है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है, और अगर उसमें व्यक्तिगत खूब प्रतिभा है लेकिन उसे अगर उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो बच्चा नहीं सीख सकता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। देखिए, सीटेट के लिए अगर आप सीडीपी में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ गिने चुने ही टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ना है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। देखिए, जिसमें कि हो गया हमारा विकास, आनुवांशिकता, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग आदि का थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए। साथ ही साथ एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा और जेंडर क्या है, साथ ही हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। इतना आप लोग अगर कंप्लीट कर लेते हैं, और साथ ही साथ चैनल पर लगभग हर शिफ्ट का सीडीपी का क्वेश्चन अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है उस पे। उन सभी को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सीडीपी में बहुत ही अच्छा अंक ला सकते हैं।